जी, आज हमने यूवी प्रोलैप्स करना है। कौन है वॉलंटियर? यूवी प्रोलैप्स के बड़े लेक्चर्स मेरे अपने भी हैं यूट्यूब पे, लेकिन वही बात है कि हर केस दूसरे से डिफरेंट है। आपको एज ग्रुप डिफरेंट मिल जाता है, उसके सिम्टम्स डिफरेंट मिल जाते हैं, कोमोबिडिटी साथ मिल जाती हैं, एक से ज्यादा मसले होते हैं किसी पेशेंट में, पेशेंट की प्रेफरेंसेस डिफरेंट होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो जितनी भी क्लासेस हों या जो भी हो, एग्जाम में जाके इवन एक डिफरेंट केस भी आ सकता है इसी टॉपिक से रिलेटेड। बात वही होती है कि कहने को तो 15-20 ही टॉपिक शायद होंगे, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा तरह की है कि उस पे जितनी ज्यादा भी बात की जाए उसमें कुछ ना कुछ नया आ जाता है। और सेकेंडली ये कि वही बात है कि ये वो टॉपिक्स है, यूवी प्रोलैप्स, फाइब्रॉइड, एनीमिया, पीआईएच, डायबिटीज, कार्डियक डिजीज एक्सेट्रा, जो कि एग्जाम में एक्सटेंडेड टॉक्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इनमें से कुछ आएगा जरूर ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने वाइवा वाला एस्पेक्ट कवर करना है। और इसमें एक्सपेक्टेड है कि बिकॉज ये आएगा भी जरूर आगे जाके, पेशेंट्स यही तो ट्रीट करने हैं मेनली। सो इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम। और इस इन स्टेशंस पे सिर्फ पास नहीं होना होता, बल्कि इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होता है। तो बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली थ्योरेटिकल, इसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा आ जाता है पेशेंट के ऊपर। तो ये वो वाले स्टेशन है। चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं यूवी लैब्स का। जी, कोई वॉलंटियर करेगा? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं कर लूँ? जी डॉक्टर वालेकुम। सिंदस। जी सुंदर, जरूर। ठीक है, वी कैन स्टार्ट। आप के पास कोई केस है नो या कोई मैम, केस में। पर्टिकुलर एज ग्रुप का सिनेरियो आप डिस्कस करना चाहो? वी कैन स्टार्ट, और फिर हम इसके डिफरेंट सिनेरियोज को कवर कर लेंगे आखिरी 10-15 मिनट में, अगर यंग एज में हो या एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो हम देख सकते हैं। जी सुंदर, चलो फिर मैं आपको सिनेरियो दे देती हूँ, या किसी और के पास कोई सिनेरियो है वो हम सुंदर को दे दें और फिर हम वो डिस्कस कर लें, तो बता दें। मैम, कल एक पेशेंट देखा था, वो एक सिनेरियो है। बताएं, आप बता दें वही हम मैम, जस्ट। पैरा पैरा 14+0, और जो है ऑल एनवीडीज थी, 60 year old, हम्म। now presented with the complaint of uterovaginal prolapse since something coming out of vagina since 3 months. Sudden in हम्म। onset. Previously it was mild but was not coming out side and not disturbing her. और हम्म। कोई मतलब पॉजिटिव हिस्ट्री मतलब जैसे नहीं मिली। डिफिकल्ट डिलीवरी, मैक्रोसोमिक ऐसे कुछ भी नहीं मिला था। ठीक और है। अल्सर्स थे मैम, अल्सर्स थे। एग्जामिनेशन पे यू कुड सी अल्सर्स अल्सर्स। थे। जी ठीक जी है। मैम। विथ ठीक है, डिस्चार्ज आई चलो। थी। ठीक है मैम। वेरी गुड, अच्छा सिनेरियो दिया हमें, थैंक यू। ठीक है सुंदर, वील डू द सिनेरियो। पेशेंट इज 60 years of age, she is para 14 with previous all normal deliveries, and she has presented with a complaint of something coming out of vagina for the last 3 months, which has aggravated now. And on examination there are two ulcers seen at the tip of the mass which is coming out of the vagina. Now how will you manage her? इट्स लाइक अ मैम, स्ट्रक्चर्ड वाइवा, ठीक है, रोल प्ले वाला हम फिलहाल नहीं कर रहे जी। okay, madam. I will introduce myself to the patient. I will take a brief history. I will require all the biodata. Then I will take the history regarding the signs and symptom of the patient. That for how long she had this protrusion of the tissue, and was it associated with any pain or any difficulty in urination, and was it associated with pain, and was there any aggravating or relieving factors? हेलो, मेरा माइक म्यूट हो गया था। वॉज देयर एनी? हेलो मैम, बोले आपकी सुंदर आवाज। से आवाज आ ओके। सॉरी, आवाज आ रही है सुंदर जी? Okay, then for how long this mass was protruding, and either it was reducible or not? Was it associated with any discharge? And I will ask about the urinary symptoms. Is there any difficulty in passing urine, any increased frequency, dribbling, nocturia, and either this mass increase after a long day with the exertional work, or it either it reduced back, or any difficulty
difficulty in defecation, either it is associated with pain, then I will ask about the history related to the increased intra-abdominal pressure. I will ask about any history of chronic cough, constipation, history of weightlifting, and any history of connective tissue disorder. And then I will ask about her past obstetrical history, as she is gravida 14. So I will ask about her previous mode of deliveries, and either it was dye handled or not, previous history of macrosomic babies, difficulty in deliveries, any history of the forceps deliveries, and the interval between the deliveries. And madam, I will ask about her menopausal status, as she is 60 years old. I will ask about for how long she is menopause, and her coital history, her coitus, and any dyspareunia, any difficulty in doing coitus, any PV bleeding, dyspareunia, and postcoital bleeding. And I will ask about her past menstrual history also. And then I will take a brief history about her pap smear, that either her pap smear was done or not. Then in personal history, I will take about history of smoking, any drug intake, and history of any allergies. And in her family history, I will ask about history of UV prolapse, and history of connective tissue disorder in her family, and any history of BP, asthma, diabetes, and tuberculosis in her family history. And I will ask about her any past medical and surgical history. And then after that, I will proceed toward the examination. I will first do the general physical examination, including her. I will check her BMI, BP, pulse, temperature, respiratory rate, and then her. I will check her pallor, any clubbing. I will auscultate her chest for any edema. I will do her breast examination, chest examination, and then on upper abdominal examination, I will feel for any mass palpable, or any positive findings. And then I will proceed towards the pelvic examination. Madam, I will assess the size of the ulcers, site of the ulcer, and any visible discharge from it. And I will also do any if she give me complaint of any urinary problem, I will also do a cough stress test. And then after that, I will reduce the mass, and I will assess the size of the uterus and any adnexal pathology. And I will also do a bimanual examination, madam. And and then after that, I will also look for any pedal edema or any pressure symptoms, like varicose veins. And then after that, I will proceed to our investigation. Hello. एक मिनट सॉरी। अच्छा गुड। यू आर ओके। एक्चुअली देखो बात ये है कि आपने शायद चीजें ठीक ही कवर की हैं, शायद सारी कवर की हो, सुनने वालों को सबको ठीक ही लगा होगा। बट अगर सच्ची बात मेरे से पूछो तो यू मे नॉट पास एग्जाम विद दिस हिस्ट्री। उसकी बात यही है कि हर बंदा ये बातें कवर करेगा, मतलब ऑब्वियसली जो इतने साल 4 साल में हम लोग पता नहीं कितने यूवी प्रोलैप्स के केसेस देख लेते हैं। आपने अपने माइंड में डीडी नहीं बनाई। द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की थी समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाना, राइट? सो हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट इट वाज यूवी प्रोलैप्स? इट कैन बी, यू हैव टू मेक अ डीडी ना, नंबर वन। कि कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी कोई पॉलिप हो सकता है, कोई फाइब्रॉइड हो सकता है, कोई वेजाइनल मास हो सकता है, एनीथिंग कैन बी कमिंग आउट ऑफ वजाइना। उससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स की डीडी से बात करते हैं ना हमेशा। उसके बाद जब एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं तब जाके बात क्लियर होती है कि यूवी प्रोलैप्स ही है। अच्छा दूसरी चीज ये है कि ठीक है चलो वो भी आपने उस तरीके से, फिर आप कभी सिम्टम्स बोलते थे कभी कॉज पे जाते थे, फिर कॉज बोलते बोलते एकदम से आप पता नहीं पेप्समेर पे आ जाते थे, पेप्समेर बोलते बोलते फिर आप उसकी नॉर्मल डिलीवरीज की हिस्ट्री लेना फिर यानी कि कॉज पे चले जाते थे। और सिम्टम्स को आपने एलैबोरेट ही नहीं किया स्पेसिफिक टू यूवी प्रोलैप्स पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, आपने उसको डिटेल में बोला ही नहीं। क्योंकि हमने तो रूल आउट करना है कि क्या ये उसकी, बिकॉज वी नो कि जो यूवी प्रोलैप्स है इट इज नॉट malignant, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, इट इज नॉट समथिंग विच मे शी मे नॉट इवन नीड टू बी ट्रीटेड। हमने उसकी सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स देखो, जहां भी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की बात आती है या जहां भी कोई ऐसा सिम्टम जो विच में नॉट बी malignant और विच में नॉट बी रिलेटेड टू द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, उसमें ट्रीटमेंट डिपेंड करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, राइट? कि वो चीज
क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या अफेक्ट कर रही है। एंड वी ऑल नो कि कितने सही किस्म के क्वेश्चनर्स होते हैं फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमने हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोरिंग करनी होती है, एंड देन वी गेट टू नो कि वाकई इसका क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड है, तो वी गो अहेड विद द ट्रीटमेंट। तो उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट तो उसके सिम्टम्स की सेवेरिटी और उसके सिम्टम्स पे आ जाता है ना। तो उसके एग्जैक्ट आपको टू द पॉइंट फोकस्ड पता होना चाहिए कि शी इज हैविंग पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स व्हिच इज प्रोबब्ली, इफ यू थिंक यूवी प्रोलैप्स ही है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या चार सिम्टम्स उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में अफेक्ट कर सकते हैं। यस, द मैस इटसेल्फ तो है, उसके अलावा क्या चार चीजें ये कवर करेगा। यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स में सिर्फ फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी कवर नहीं हो जाएगी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें और कवर होंगी। फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, रिटेंशन, इनकम्प्लीट एम्पटिंग, she has to reduce the mass before she empties her bladder, और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक कंप्लीट आपको यूरिनरी सिम्टम्स की क्वालिटी को देखना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, डिफेकेशन। उसकी डिफेकेशन, उसकी पैसेज ऑफ स्टूल में देखो, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का पैसेज ऑफ स्टूल से ताल्लुक बिल्कुल बन सकता है और होता है। तो आपने उसकी स्टूल का सारा डिटेल पूछी नहीं कि उसको डिफिकल्टी इन डिफेकेशन है, उसको कोई शी हैज टू रिड्यूस द मास बिफोर शी गोज टू द वॉशरूम, एटसेट्रा एटसेट्रा। नंबर थ्री, बैक एक। एनीथिंग विच इज कमिंग आउट ऑफ वजाना इज गोइंग टू कॉज सिवियर बैक एक। वो बैक एक उसकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, अगर इस तरह की पेशेंट आके आपको कहती है कि उसको कांस्टेंट बैक एक रह रही है, तो उसकी नंबर वन कॉज पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी पहले। क्योंकि जब पेल्विक ऑर्गन बाहर आता है नीचे से, तो वो अपने साथ बहुत सारे लिगामेंट्स को खींच रहा होता है, और वो लिगामेंट्स की जो खींचना है और उसकी लैक्सिटी है मजीद, दैट लीड्स टू सिवियर बैक एक और कांस्टेंट बैक एक। एक उसमें तो आपने उस बैक एक की डिटेल पूछनी है कि कब से है, बढ़ गई है, कहाँ पे है, इज इट रेडिएटिंग एनीवेयर, क्या वो बॉडी की बाकी बोन्स में भी है, टू रूल आउट कि ये विटामिन डी है या ये प्रोलैप्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उसके अलावा चौथी इंपॉर्टेंट कॉज, इंपॉर्टेंट फोकस्ड जो सिम्टम है जिसको आपने क्वांटिफाई करना है बेसिकली, दैट इज डिस्पारूनिया। डिस्पारूनिया को आप इलेबोरेट करो कि उसको क्या डिफिकल्टी इन कोइटस है। शी 60 ऑफ एज, मे बी शी इज विडो और समथिंग, और मे बी शी इज एक्सक्यूज मी, मे बी इसको इसको मेनोपॉज की वजह से हो, बट अगेन शी इज हैविंग प्रोलैप्स। प्रोलैप्स में बहुत बड़ी कॉज डिस्पारूनिया की होती है, तो सुपरफिशियल है, डीप है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो डिस्पारूनिया की पूरी हिस्ट्री होती है। अच्छा, वो पूरी ले लोगे, उसके बाद आपने, यस बिकॉज शी इज हैविंग प्रोलैप्स एंड आई हैव मेंशन्ड अल्सर, तो वो अल्सर में थोड़ा सा ठीक है, आपने पैप्समेयर को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी, लेकिन उसमें आपने पोस्ट कोइटल ब्लीड एटसेट्रा एटसेट्रा उसको भी आप कवर कर सकते हो। तो योर हिस्ट्री वाज नॉट सफिशिएंट, उसको आपने बहुत डिटेल में, क्योंकि आपकी तो मैनेजमेंट भी ही उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन बोलते हो, examination is one thing in UV prolapse, which is diagnostic of the UV prolapse itself. Because if you are seeing cervix lying outside the vagina, that means that she is having 100% वो prolapse का patient है, polyp नहीं है, because polyp में cervix is not lying outside the vagina. So UV prolapse is the only condition in which you see cervix lying outside. So if you are seeing cervix lying outside, तो फिर आप 100% diagnostic कह सकते हो कि she is a case of, it's a definition of UV prolapse that you are seeing cervix lying outside the vagina. So आप फिर एग्जामिनेशन में ये बात बोलो कि इंस्पेक्शन में यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सर्विक्स देख लिया बाहर, ठीक है, और फिर अबाउट द सर्विक्स, ऑब्वियसली इट वाज नॉट नॉर्मल लुकिंग बिकॉज इट हैड अल्सर्स एंड यू हैव टू डिस्क्राइब द अल्सर्स। और फिर उसके बाद एग्जामिनेशन इक्वली उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हिस्ट्री। यूवी प्रोलैप्स इज वन ऑफ द केसेस, वैसे तो हर केस में ऐसे ही है, जिसके अंदर हिस्ट्री बहुत सिम्टम्स की इंपॉर्टेंट है। जब तक आप चारों सिम्टम्स यूवी प्रोलैप्स से रिलेटेड इवेलुएट नहीं करोगे, उसके बगैर बात नहीं हो सकती। चारों सिम्टम्स को अलग अलग क्वांटिफाई करना, उसके बाद उसकी कॉज को रूल आउट जरूर करना। इसके अंदर कॉज ऑब्वियस है, शी इज आई थिंक पैरा 14, मतलब बेशक डिफिकल्ट डिलीवरी नहीं है, लेकिन लेडी हु हैज गॉट 14 चिल्ड्रन, शी हैज गिवन बर्थ टू 14 चिल्ड्रन, 14 दफा उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, एंड नाउ शी इज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में जाके वैसे हार्मोन्स रिडक्शन हो जाती है, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, और वैसे ही आपके मसल्स की लैक्सिटी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पहले ही अगर 14 नॉर्मल डिलीवरियों से लिगामेंट्स वीक हुए हो, तो जब मेनोपॉज होता है और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, तो वो फिर लिगामेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा लैक्स हो जाते हैं और प्रोलैप्स हो जाता है, यानी लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। एस्ट्रोजन हैज गॉट
वी नो ईस्ट्रोजन का कितना इफेक्ट है हमारी बॉडी में फॉर फॉर द कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ बनाने में, कोलेजन को स्ट्रेंथन करने में ईस्ट्रोजन का बहुत रोल है. सो मेनोपॉज इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ यूवी प्रोलैप्स. तो अगर आपको मेनोपॉजल खातून में अगर कोई और कॉज नहीं मिल रही, तो आप कह सकते हो कि मेनोपॉज इटसेल्फ इज अ कॉज. इसके अंदर तो 14 नॉर्मल डिलीवरीज भी हो गई, और ये उस जमाने की खातून लग रही है, इसमें 14 नॉर्मल डिलीवरी शायद घरों में ही हुई हो उसकी. तो दाए हैंडलिंग भी उसमें एडअप हो जाएगा. सो ये सारा कुछ इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो कॉज आपने जब तक रूल आउट नहीं कर ली हिस्ट्री में, और आपने साथ में चारों सिम्टम्स को क्वांटिफाई नहीं कर लिया, तो आप आगे मैनेज क्या करोगे? उसके बाद एग्जामिनेशन के अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एट एक्सप्लेनिंग. स्ट्रक्चर्ड वाइवा थोड़ा सा मुश्किल होता है. जब आप पेशेंट से पूछ रहे होते हो या जब पेशेंट के ऊपर आप एग्जामिन कर रहे होते हो, तो आप बहुत सारी चीजें शायद बोलो भी ना, लेकिन आप दिखा देते हो अपने परफॉर्मेंस से, या फिर आपके जब पेशेंट से पूछ रहे होते हो या जब रोल प्लेयर से आप बात कर रहे होते हो, तो आपकी बहुत सारी चीजें कन्वे हो जाती है. स्ट्रक्चर्ड वाइवा में आपने फोकस्ड भी रहना है, आपने थ्योरी को थ्योरेटिकली तो बताना है, लेकिन आपने उसका एक तरीके से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी साथ में बोलना होता है इन इन अ लिमिटेड टाइम. तो इसमें एग्जामिनेशन में, यस, द वे सुंदर सेड, इट वाज वेरी राइट के उसी तरह से इंस्पेक्शन करना है, लेकिन उसके अंदर अगर आप ये भी बोल दो कि आई कुड सी सर्विक्स लाइंग आउटसाइड द वजाइना, और फिर थोड़ा सा सर्विक्स पे कमेंट कर दो कि मे बी इट सर्विक्स हैड अल्सर्स, और अल्सर की डिस्क्रिप्शन इज इंपॉर्टेंट टू रूल आउट वेदर दिस वाज अ मैलिग्नेंट अल्सर और नॉन malignant और डिक्यूबिटस अल्सर. सो वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वो हम और क्लासेस में कवर कर चुके हैं कि malignant अल्सर क्या होता है और नॉन malignant अल्सर क्या होता है. सो वो थोड़ा सा अगर आप बात कर दो, तो ऑब्वियसली आप यू दीज आर फ्यू लिटिल थिंग्स विच विल डिफरेंशिएट यू फ्रॉम एन एवरेज कैंडिडेट. हर बंदा ये स्टेशन बहुत अच्छा करेगा. अगेन वही बात है कि ये वो केसेस है, एक तो एक्सपेक्टेड है कि आप उसमें उसको बहुत ही अच्छा करो, बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद दीज पेशेंट्स एवरी डे. जब आप वार्ड में होगे, आप राउंड्स कर रहे होगे, तो आई थिंक शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन यूवी प्लैप्स का पेशेंट आपके वार्ड में ना बैठा. सो इसलिए इसमें तो एग्जाम में कोई लीनियंसी है ही नहीं कि आप इसमें कुछ चीजें मिस करो. तो हर बंदा वहां पे इस इन चीजों को तैयार करके जाएगा. आपने ऑब्वियसली, इसलिए हर कोई पास नहीं होगा. आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही बोलना है तो होगा. सो यू शुड, आपकी हर स्पीच में, इफ यू टॉकिंग अबाउट अल्सर, यू शुड talk about in inspection how are you going to differentiate between a malignant and a non-malignant ulcer. Similarly, when you will go ahead with the देन अच्छा, ये इंस्पेक्शन होगी. उसके बाद पैल्पेशन में यू कैन यस सी वेदर इट वाज अ फर्स्ट और सेकंड डिग्री और प्रेसिडेंशिया. And then you can then reduce the ulcer and check for the cystocele and the rectocele. आप साथ साथ बोल सकते हो कि फिर मैं डॉर्सल पोजीशन में इसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस चेक करूंगी प्रोवाइडेड द ब्लैडर इज फुल, और उसके बाद आई डू द बायोमैनुअल एग्जामिनेशन. और एंड पे आप क्विकली फाइंडिंग भी बोल सकते हो कि यस, वो तो खैर ना भी बोलो बिकॉज पेशेंट वहां पर नहीं है. अगर है तो फिर बोल दोगे कि कौन सा डिग्री प्रोलैप्स है और कितनी सिस्टोसील या रेक्टोसील एक्सेट्रा. बट ये है कि आपका, लेकिन सुंदर का एग्जामिनेशन वाज नॉट दैट बैड. इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना है, क्योंकि जब आपको सिनेरियो में आंसर मेंशन कर दिया गया है, तो उसको थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन में भी ये सबसे पहले रूल आउट करना है कि क्या पता ये प्रोलैप्स विद सीए सर्विक्स का केस हो. मतलब देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो हो सकती है. तो आपने, और ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग बाय मैनुअल, एक पेशेंट जिसकी यूट्रस प्रोलैप्स्ड है वो डेफिनेटली रिट्रोवर्टेड ही होगी, क्योंकि एंटीवर्टेड यूट्रस वो होती है जिसमें लिगामेंट्स ने होल्ड अप किया हो. जब लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ ही नहीं है और लिगामेंट्स बिल्कुल लैक्स होकर यूट्रस को छोड़ा हुआ सो दैट इट हैज कम आउटसाइड द वजाइना. सो इसका मतलब ये है कि व्हेन यू विल reinsert the uterus inside and you do the bimanual examination, then this type of uterus is definitely going to be retroverted. You can never say it's an antiverted or what, or you can never say that I'll do bimanual examination to check that the uterus is retroverted or antiverted. It is definitely going to be retroverted. तो इसके अंदर जिसमें प्रोलैप्स हो चुका है उसके अंदर यूट्रस विल बी रिट्रोवर्टेड, और फिर फर्दर वही जैसे सुंदर ने कहा कि आई वुड लाइक टू नो अबाउट द साइज ऑफ द यूट्रस एक्सेट्रा एंड द मोबिलिटी, टेंडरनेस और परफॉर्मेंसेस और वो सारा कुछ. तो ये, और इसके अंदर शुरू में ही जब when you were seeing cervix lying outside the vagina and you have checked for the first second degree or residentia, तभी आपने पेप्समेर भी ले लेना है. ठीक है. सो इस तरीके से कवर करना है. किसी ने कुछ ऐड करना है इसमें या कुछ पूछना है तो प्लीज.
मैम इसके एग्जामिनेशन में हम वो भी बताएंगे कि आई विल डू द पैप्स, वो सॉरी, पॉप क्यू क्वांटिफिकेशन। खुद से ना बोलना। देखो बात ये है कि ये हर प्रोलैप्स की क्लास में जरूर सवाल किया जाता है, और आई थिंक ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इट इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग कि आपने उस उधर किस तरह से चलना है। पॉप क्यू पे वैसे मेरा पूरा एक लेक्चर चैनल के ऊपर है, वो जरूर देख लेना। इंशाल्लाह आई होप कि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। वो किए बगैर आप नहीं जा सकते, क्योंकि पॉप क्यू पे तो एक अलग स्टेशन आ जाएगा। पॉप क्यू जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप अपना आराम से बोलो कि सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री है, या थर्ड डिग्री है, या प्रेसिडेंशिया। अगर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ प्रोलैप्स अकॉर्डिंग टू पॉप क्यू क्लासिफिकेशन, देन यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट एंड टेल इमीडिएटली। लेकिन खुद से इसमें पड़ जाना, तो वो आप देखो, वो आप ये समझो ना कि वो स्टेशन किस चीज का है। वो स्टेशन आपका basically है management of that prolapse, right? So with the pop q, if it comes out to be any degree, और लेकिन और आप वैसे भी सेकेंड डिग्री कह रहे हो तो मैनेजमेंट सेम, बट यस योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, क्योंकि एक अलग स्टेशन पॉप क्यू पे आ सकता है, या इसी स्टेशन पे क्विकली एक क्वेश्चन हो सकता है अबाउट पॉप क्यू। लेकिन खुद से उस तरफ बात ना लिखे जाओ, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। और ठीक है। मैडम जैसे मैंने अभी इसमें हिस्ट्री स्टार्ट की थी कि आई विल स्टार्ट हिस्ट्री टेकिंग रिगार्डिंग द साइंस एंड सिम्टम्स, तो इसमें मैडम मुझे ये डायरेक्ट ही पहले डीडीज बता के उसके बाद अकॉर्डिंग टू डीडीज बताना नो, है आपने मैडम? डीडी बोलना नहीं है, आपकी हिस्ट्री से डीडी पता चले। आपने पहले प्रोलैप्स की हिस्ट्री लेनी कि मैस कमिंग आउट ऑफ वजाना कब से है, कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आप ये इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की पूछ सकते हो, या पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग की हिस्ट्री पूछ सकते हो, या पूछ सकते हो कि पहले कभी किसी ने कोई मैस तो नहीं बताया अल्ट्रासाउंड पे। सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलनी है, उससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कोई डीडी बनाया था। क्योंकि वी ऑल नो कि इसके डीडी में प्रोलैप्स के हम पॉलिप भी लिखते हैं, हम उसमें फाइब्रॉइड भी लिखते हैं, पोस्ट फाइब्रॉइड, सॉरी मैं वो करूंगी म्यूट। The room, और darling, उसमें, this place is hot. सॉरी प्लीज म्यूट कर लो, ठहरो मैं करती हूँ, जिससे अनम्यूट करना हो फिर म्यूट कर लो। ठीक है। Mama? और उसके अंदर यूट्राइन इन्वर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये छोटी रेयर चीजें हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना के तो नहीं ना बात शुरू कर देते। तो आप एक हल्की सी स्टेटमेंट में बोल, लेकिन खुद से अलग अलग वो बोलने की डीडी जरूरत नहीं होती। और एग्जामिनेशन किसी ने और एक और भी क्वेश्चन किया था अभी, मैं क्वेश्चन भूल गई हूँ, दोबारा कर लो अगर वो ठीक है। हम्म। मैम काइंडली उसमें मैलिग्नेंट और बेनाइन में बता दें इस अल्सर में Yeah, डिफरेंस। quickly. Obviously, any malignant ulcer is going to be bleed to touch. It's going to be rough, अजीब सी इसकी irregular सी surface होएगी, और borders will not be smooth. Everted से borders होंगे, आप उसे touch ही करते हो तो वो bleed, because it's an abnormal growth। देखो जहाँ पे भी बात का फंसो, या वो हर चीज में लॉजिक सोचो, बिकॉज कैंसर और malignant थिंग इज एन abnormally ग्रोन थिंग। ये एक बहुत फास्ट ग्रोइंग चीज होती है कैंसर इटसेल्फ। तो वो और वो सारा और बहुत ज्यादा ब्लड वो लेता है बॉडी में, राइट? जहां पर भी होगा, अंगूठे पे कोई अल्सर बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा वेस्कुलर होगा, एबनॉर्मली ग्रोन टिश्यू होगा। इसलिए जो भी एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उसको आप हाथ भी लगाओ तो वो सेल्स गिर जाते हैं, राइट? सो वो गिरते हैं तो वो ब्लीड करता है। हालांकि जो नॉर्मली ग्रोन टिश्यूज है या नॉर्मली ग्रोन सेल्स बॉडी के होते हैं, उसको आप टच भी करो तो वो गिरे गिरे, मतलब वो फर्म होती है चीज। उसकी एक अरेंज्ड वेस्कुलैरिटी होती है, इसकी इसकी बहुत ज्यादा वेस्कुलैरिटी होती है, क्योंकि ये रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, इनको ज्यादा ब्लड चाहिए होता है, तो ये अपने ज्यादा ब्लड खींचते हैं। सो दे आर हाईली वैस्कुलर, ब्लीड टू टच, इरेगुलर, कोई पैटर्न नहीं होता। सो उसमें आप खुद ही बना लो कि इट्स इरेगुलर, ब्लीड टू टच, वो सारा करके तो वो अल्सर होता है। सो नॉर्मल नॉर्मल जो चीज है और एबनॉर्मल, उसमें फर्क बड़े आराम से था। तो जी डॉक्टर नभा जी, एक एक करके जिसने हैंड रेस किया, मरियम आप पूछ लो क्वेश्चन। मैम ये प्रोलैप्स पार्ट को रिड्यूस करके फिर हम सिस्टोसील रेक्टोसील को देखेंगे ना? जाहिर है, जाहिर है, बिल्कुल। जी। और मैडम सिम्स पोजीशन में सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट देखते हैं या एंटीरियर भी? एंटीरियर भी वैसे देखते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों देखते हैं। पोस्टीरियरली आप वो रखते हो, आपका सिम स्पेकुलम होता है, और एंटीरियरली आपका स्पंज होल्डिंग होता है, और आप आहिस्ता 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 उसको बाहर एक्सटर्नल ऑस वेजाइनल ऑस से निकाल रहे होते हो, और साथ साथ पेशेंट को कफ कराते हो, और फिर बल्ज को देखते हो। ठीक है।
और मैडम फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री पे पर स्पेकुलम कर सकते हैं ना? प्रेसिडेंशिया को भी आप रिड्यूस करके कर लो। लेकिन मैडम पर स्पेकुलम का मकसद तो हम सर्वाइकल स्टेटस को देखना होता है ना, तो वो तो बाहर प्रेसिडेंशिया में पड़ा होता है, तो नहीं फिर तो प्रोलैप्स सेकेंड करके डिग्री में देखने की भी क्या ना ना जरूरत है? स्पेकुलम, आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट सिम स्पेकुलम। अगर आप कस्कोस इसमें यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में जरूरत होगी, बाकी तो सेकेंड डिग्री है। और बियॉन्ड में तो सर्विक्स विल बी लाइंग की बात आउटसाइड कर द रहे हैं। वजाइना ना। ठीक ठीक। है। जी नबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम सलाम। डॉक्टर रूबा आपसे पूछना था कि ये इसमें डीडीज तो हमारे पास सिर्फ हम वेजाइनल सिस्ट के बोल सकते हैं क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल है, तो उसके बारे में हम बोलेंगे और चीजें तो देखो ऑब्वियसली जब हम पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू द पेशेंट, हमने पेशेंट अभी एग्जामिन नहीं किया होता, प्रोलैप्स का डायग्नोसिस एग्जामिनेशन पे बनता है। तो जी। हिस्ट्री के वक्त तो हमने थोड़ा सा डीडी के हिसाब से ही पूछना होता है। तो वजाइनल सिस्ट आई डोंट नो कौन सी होती है, लेकिन चलो बोल दो। अच्छा मैम, तो मैम इसकी डीडीज में हम आई डोंट थिंक एक देयर इज प्रोलैप्स एनीथिंग हो लाइक गया ना दैट जी। मैम, एक बार्टोलिन सिस्ट होती है वो, फिर बोल दो जी। नो सॉरी मैम, बार्टोलिन सिस्ट हो गया ना, और एक वो हो जाएगा, एक यूवी प्रोलैप्स के बारे में हम पूछ लेंगे, लेकिन फाइब्रॉइड जो रेयर चीजें हैं उस एज में तो उसको हम टच करेंगे या नहीं करेंगे? आपने बोला, हमने नाम नहीं लिया डायग्नोसिस का, जी ईडी का, हमने तो सिम्टम्स के हिसाब से रूल आउट किया है ना। उसमें आप पोस्ट ठीक है। मेनोपॉजल ब्लीडिंग बोलोगे तो वो इन सब चीजों में कवर हो जाती है। ठीक है मैम, सही है। थैंक यू। जी मरियम का क्वेश्चन, उसके बाद मैम हम इन्वेस्टिगेशन पे एग्जामिनेशन आएंगे। पे मैडम सर्वाइकल इलोंगेशन का कैसे पता चलेगा? वो देखो सर्वाइकल एलोंगेशन पे अब 60 इयर्स ओल्ड में प्रोलैप्स का वो पेशेंट है, उसमें सर्वाइकल एलोंगेशन पे अलग से क्या कमेंट करना। हाउएवर बिल्कुल पता चलेगा आप जब उसको एग्जामिन कर रहे होते हो, या जब आप उसकी पीवी कर, अगर तो वो बाहर ही पड़ा हुआ है तो ये आपको पता चल जाता है। Obviously, if you get to know that it's more than 3 centimeters, obviously it is the elongated cervix. और अगर जब आप पीवी कर रहे होते हो तब भी आपको अपनी फिंगर्स में पता लग जाता है कि if it is more than a particular length of your finger, जो हर एक ने हमने मेजर किया होता है कि 3 सेंटीमीटर कहाँ तक होता है, अगर उससे लंबा आपको सर्विक्स फील हो रहा है तो दैट्स सर्वाइकल elongation। मैम एक ठीक है। क्वेश्चन है। चलें अब इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं जी। सुंदस कहाँ गई? मैम एक हाँ क्वेश्चन है। जी। जी क्वेश्चन कर लें फिर सुंदस आ जाए वापस जी। मैम 40 अभी ये पेशेंट आपकी 45 आवाज बेटा बड़ा ईयर कट रही है, आप ओल्ड होगी और चैट बॉक्स पे पूछ लो। फैटिलिटी भी नहीं कम आपकी होगी आवाज नहीं आ और रही हमें। पेशेंट जो है आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट पे लिख दो जी। सुंदर आप इन्वेस्टिगेशन Assalamu हमें alaikum. बता रहे थे। वालेकुम। Madam, I will first I will ask the baseline investigations and then specific investigation. Madam, in the baseline investigation, I will ask about her the blood group and complete blood count, hemoglobin, TLC, platelet count, and midstream urine, and hepatitis B, C profile, and in specific investigation, madam, I will ask about pelvic ultrasound to rule out any uterine pathology or any adnexal pathology. And uh, और मैडम इसमें हम बस अल्ट्रासाउंड का ही पूछेंगे मैडम। और बाकी तो मैडम इसने कोई इसमें हिस्ट्री नहीं है उसकी, वो इनकॉन्टिनेंस और उसकी, तो ठीक इसमें है मैडम वेरी बेस गुड। लाइन स्पेसिफिक में फिर अल्ट्रासाउंड का ही मैडम पूछेंगे। ठीक है, और किसी ने कुछ ऐड करना है इन्वेस्टिगेशंस में? Ma'am, ultrasound KUB to know about the kinking of the ureter or anything else, or hydronephrosis because of the UV prolapse. क्या पुकारा है, सॉरी? Ma'am, ultrasound KUB to know about the हाँ, hydronephrosis. अगर सेकेंड डिग्री एंड बियॉन्ड अगर है प्रोलैप्स तो फिर आप केयूबी भी मांग लोगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह रूल आउट करने के लिए, और बिल्कुल। मैम हम इससे पेप्समेयर्स का भी पूछेंगे कि रिसेंटली इसने कोई समय लिया है या नहीं लिया है वो तो कोई। पूछा था उन्होंने। हाँ अच्छा उसमें ठीक। पेप्समेर मांग लेंगे क्योंकि अल्सर्स भी थे, ठीक है। और किसी ने कहा है यूरोडायनेमिक, यूरोडायनेमिक तो ना बोलो आप, सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री बोल दो, यूरोफ्लोमेट्री वगैरह भी आ जाती है वरना यूरोडायनेमिक स्टडीज में तो जी।
और मैम कराएंगे इसमें कि ये नहीं मेंशन कर कराएंगे? सकते हैं कि शी इज नॉट हैविंग एनी एसोसिएटेड कोई और इसके साथ मतलब क्रोनिक कंडीशन इसके साथ और नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है? जैसे हो सकता है कफ के साथ एसोसिएटेड हो, चेस्ट एक्सरे वगैरह, क्योंकि हाँ नहीं, प्रोलैप्स। आपने इन्वेस्टिगेशन इस पेशेंट से रिलेटेड मांगनी है, फिर ये क्यों बोलना है कि इसको ठीक। बीमारी नहीं, इससे मैं ये नहीं मांगू? भाई ठीक नहीं है। मांग, पता लग गया हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कि आपको पता, मतलब एग्जामिनर भी देख रहा है कि नहीं है बीमारी, तो आपने नहीं वो मांगी ना, तो फिर क्यों बात ठीक। कर रहे हो? ठीक है मैम। तो बताओ, यूरोडायनेमिक्स से रिलेटेड बताएं। सबट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री कराएंगे या नहीं कराएंगे इसमें? मैडम अगर तो इसकी मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री होगी तो ठीक है, आप फिर एक मिनट में मैडम। फोन ले लो, आप बात कर। आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैम का माइक म्यूट। कॉल पे है मैम। हाँ जी, सॉरी। अच्छा हाँ बताएं, यूरोडायनेमिक्स का बता रहे थे। मैडम उसमें अगर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस की हिस्ट्री होगी तो फिर हम मैडम उसमें सब्सट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री का अच्छा, बोलेंगे। अगर इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता तो कराते या ना कराते? नहीं मैडम उसमें फिर हम इसको 4 वीक्स का पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस का ट्रायल देते। मैडम उसमें हम उसकी वो पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में 8 कॉन्ट्रैक्शन पर वीक मैडम उसको एडवाइस करते हैं। उसके बाद अगर वो ठीक ना होती मैडम 4 to 6 वीक्स एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद तो मैडम फिर उससे हम उसके कंसर्न्स एड्रेस करते हैं कि वो क्या चाह रही है, अगर बड़ी डेफिनेटिव मासूमा, सर्जरी। ठीक कह रहे हो सुंदर, ठीक कह रहे हो, लेकिन आप मिक्स कर गए हो अब यूरोडायनेमिक्स के चैप्टर को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से मिक्स कर गए हो। अगर पेशेंट नहीं, यूरोडायनेमिक्स के ये स्ट्रेस के चैप्टर को आप प्रोलैप्स के से मिक्स करके हो। अगर एक पेशेंट यूबी जी प्रोलैप्स मैडम। के साथ है और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पॉजिटिव है उसकी, इवन क्लिनिकली भी डेमोन्स्ट्रेबल है, वो पॉजिटिव है, तो you don't need to get the subtracted cystometry done. It is in guideline also. Number two, ये कि the diagnosis is there. You know the cause of stress incontinence. Once you'll treat the UV prolapse or stress incontinence will be treated. उसमें ये बातें करने की जरूरत नहीं है कि पहले 3 से 6 महीने में उसे कीगल एक्सरसाइजेस कराऊंगी, और वी नो द कॉज, प्रोलैप्स इज देयर व्हिच इज कॉजिंग द स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो फिर कीगल एक्सरसाइजेस के बाद भी वो ठीक नहीं होगी, लेकिन प्रोलैप्स इज देयर एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस इज देयर, तो ऑब्वियसली शी नीड प्रोलैप्स नीड टू बी ट्रीटेड। सो दो चीजों को मिक्स नहीं करना। वो आप ठीक कर रहे हो उस चैप्टर के हिसाब से, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि प्रोलैप्स के अंदर अगर सब्ट्रैक्टेड सिस्टोमेट्री विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं कराएंगे, मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता तो फिर आप करा लेते थे, ठीक है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात किसी ने ऐड ऑन किया कि यूटीआई को जरूर लागू करेंगे इन सारी चीजों में। अच्छा, किसी ने और कोई बात भी पीछे की है जो मैंने मिस कर दिया चैट पे? आप माइक में बोलो अगर वो कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है। अच्छा ये सारा करेंगे, बार बार कह रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट्स बता दें, मेरे बड़े सारे लेक्चर्स हैं मेरे चैनल पे भी जो हैं, उसमें आप देख लो, एग्जामिनेशन पे हमने बड़ी डिटेल में बातें की हुई हैं, इवन अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड एनाटमी, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स और पॉप क्यूज और वो, तो आई थिंक अब हम थोड़ा सा मैनेजमेंट पे भागे चलते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इस क्लास में आखिरी 10 मिनट में हम डिफरेंट सिनेरियोज करते हैं। किसी ने शुरू में बड़ा अच्छा एक सिनेरियो चैट में लिखा था कि पैरा 1 शी इज 26, शी वांट्स टू कंजर्व हर यूट्रस, उसमें एटसेट्रा एटसेट्रा, सो जल्दी से पहले इसकी मैनेजमेंट कर लेते हैं जी सुंदर। सो ऑन एग्जाम ऑन इन्वेस्टिगेशन पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी यूटीआई और उसका सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स है विद द डिक्यूबिटस अल्सर, अब आप इसको मैनेज कर लो, एंड शी इज 60 years of age. Madam, I will first counsel my patient about the condition. I will involve multidisciplinary team, including senior obstetrician, consultant, anesthetist, and
urologist might be involved, and then madam after that I will tell her the possible complications that it should be treated, and I will assess after assessing her quality of life and addressing her concern that either she want the definitive treatment or conservative treatment as she is 60s of age. And then after that madam, if she wants the definitive treatment, I will first madam, my aim of management will be to relieve the signs and to give the symptomatic relief to the patient. I will correct her decubitus ulcer. I will give her, I will do the uterine packing with the silver sulfasalazine cream. And after healing that, I will, my definitive management will depend upon the patient's concern. If she want the definitive surgery, madam, I will go towards the hysterectomy. And vaginal hysterectomy, and मैडम उसकी फिर मैडम उस पर डिपेंड करेगा कि वो डेफिनेटिव सर्जरी चाहती है या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट चाहती है। तो मैडम इसमें अगर सेकंड डिग्री है इसमें, तो ओपेसिटी भी इसको अफेक्ट नहीं करेगी, तो इसका हिस्टेरेक्टमी मैडम बनेगा। देखो मेरी बात सुनो सुंदर, बात ये है कि सुनने में शायद बहुत सारे लोगों को भी लग रहा हो कि कवर सब कुछ ही हो रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ क्लैरिटी से कि ये अभी बिल्कुल अभी शुक्र है 2 महीने हैं, यू कैन प्रिपेयर। आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है पास होने वाली। आप अच्छा कर रहे हो, आपने ट्रेनिंग अच्छी की है, यू नो योर पेशेंट, यू नो द मैनेजमेंट, लेकिन जो एग्जाम के लिए चीज चाहिए ना, वो आपकी है ही नहीं। मतलब योर ओपनिंग स्टेटमेंट वाज सो अनइम्प्रेसिव। आपने बात की कि आई विल असेस हर फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई विल। यार हिस्ट्री एग्जामिनेशन में 2 घंटे से तो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही तो असेस हो रही थी उस पेशेंट की, इससे रिलेटेड। आप वहां पे आप बैठे हुए हो, वो सारा कुछ करके आप कहोगे कि इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हुई हुई है, तो मैं उसे ट्रीट करूंगी ना। ठीक है, उससे आगे बात करनी है। उसके बाद आई विल एक्सप्लेन टू अबाउट द कॉम्प्लिकेशन दैट दिस नीड्स टू बी ट्रीटेड। भाई क्या कॉम्प्लिकेशन, आप पेशेंट को क्या बताओगे कि व्हाई शी नीड्स ट्रीटमेंट। अच्छा, उसके बाद ये कि देखो ये जो योर कॉन्सेप्ट अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ प्रोलैप्स इज नॉट देयर, सॉरी। असल में उसकी वजह ये है कि जो ट्रेनिंग में सारे पेशेंट्स हमने देखे होते हैं प्रोलैप्स के, वो वाले पेशेंट्स होते हैं जिनको हमने डेफिनेटिव मोस्टली ट्रीटमेंट देनी होती है, जिनका जिनका पास चांस कम होता है कि वो खवातीन वापस आए हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए या फॉलोअप्स के लिए आए। तो नॉर्मली यस वी डू द पैकिंग विद ग्लिसरीन एक्सेट्रा, और उसके बाद हम उसका डिक्यूबिटस अल्सर ट्रीट करते हैं, और फिर हम वो सब कर रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी। लेकिन हर पेशेंट का राइट है कि उसे ऑप्शन तो सारी दी जाए। दूसरी चीज ये कि जब मैंने आपको कहा कि अच्छा चलो सुंदर इन्वेस्टिगेशंस में यूटीआई नहीं है और ये फाइंडिंग है नॉट ट्रीट द पेशेंट, तो सबसे पहले आपको वहीं रोक के मुझे कहना चाहिए था कि इट इज वेरी अनलाइकली दैट अ पेशेंट इज हैविंग प्रोलैप्स एंड शी इज नॉट हैविंग यूटीआई। इस तरह के पेशेंट में कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर नहीं होता, जिसका प्रोलैप्स हुआ हो और ब्लैडर नेक अपनी जगह से हिला हो, जब कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ यूरिन नहीं होगा, इसका मतलब है आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब आपकी इन बातों से तो मतलब लग ही नहीं रहा कि यू हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ एनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पेल्विक ऑर्गन्स की या प्रोलैप्स की। उसकी वजह यह है कि जब तक ये नहीं बनाओगे यू कैन नॉट पास द स्टेशन एट ऑल। और ये वो स्टेशन हैं जो हर कोई इतना तैयार करके जाएगा कि वो पास होंगे। मतलब पास नहीं सिर्फ होना, फिर इसमें तो 70-75% करोगे तो फिर निकलेगा ये स्टेशन। ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा कंपैरेटिव किस्म का एग्जाम है। जब एग्जामिनर बैठा और एक कैंडिडेट गुजरा और जो अगला है, अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा तो उसको नंबर देगा, वरना बस वो जो एक कैंडिडेट गुजरा है उससे अच्छे जिसने जवाब नहीं दिए फिर वो काम नहीं बनता। ठीक है, तो आपने वाई, क्योंकि इसके अंदर देखो रिटेंशन ऑफ यूरिन, जब जब उसकी कंप्लीट एम्प्टिंग नहीं होगी, यूरिन अंदर रहेगा, तो यूरिन इज अ कल्चर मीडियम इट सेल्फ फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस तरह के पेशेंट के तो यूटीआई नहीं सॉल्व होता जब तक कि आप उसको रिड्यूस नहीं करते प्रोलैप्स को। जब तक कि पूरा मैस अंदर नहीं चला जाता तब तक इस पेशेंट का यूटीआई ट्रीट नहीं होता। पेशेंट इज कमिंग टू यू विद प्रोलैप्स एंड शी इज हैविंग पसल्स इन हर यूरिन, you are giving her antibiotics and more fluid intake, Cranmax, etc., etc., but you are not reducing the mass। आपने mass reduce नहीं किया, लेकिन उसको यूटीआई के लिए मैनेज किए जा रहे, क्यों जा रहे हो? तो देर इज नो पॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो ठीक होगा ही नहीं जब तक कि उसका कंप्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर नहीं होगा। जब तक कि प्रोलैप्स अंदर नहीं जाएगा वो उसका नॉर्मल ठीक ही नहीं सिस्टम होगा। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी।
दूसरी चीज ये कि इस तरह की खातून में पैकिंग कर करके, पहले आपने पैकिंग की, उसके बाद आपने कंसिडर किया कि मैंने इसकी सर्जरी करनी है या मैंने उसको कंजर्वेटिव करना है या मैंने करना है। How about if you place Passeri for the treatment of a decubitus ulcer और meanwhile आप उसे मैनेज उससे उससे उसका यूटीआई ट्रीट हो जाएगा, राइट, बिकॉज अब मैस रिड्यूस्ड है, पैसरी अंदर ले गई हुई है मैस को, और साथ साथ अब आप उससे डिस्कस करो कि साथ साथ डिक्यूबिटस अल्सर ट्रीट होता है, एंड देन यू कैन डिस्कस विद हर कि वेदर शी वांट्स टू कंटिन्यू विद द पैसरी और शी वांट्स अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, राइट। जहां तक आपने बात की कि सेकेंड डिग्री एंड बियॉन्ड में पैसरी का कोई रोल नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट एग्री टू ऑल दिस, क्योंकि सेकेंड डिग्री में तो बहुत ही अच्छा रोल है पैसरी का। तो एटसेट्रा एटसेट्रा, वो तो अलग बात है कि हमने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। सिमिलरली इवन इन मेनी केसेस ऑफ, yes, प्रेसिडेंशिया में इट इज नॉट ऑल मे नॉट ऑलवेज बी इफेक्टिव, बट इट इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेसिडेंशिया ऑल्सो पैसरी। ठीक है, तो आप उसको सारी ऑप्शंस तो दो, आप उसको सिस्टमेटिकली लेके चलो। आप यूं बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो कि शी इज हैविंग समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना व्हिच इज एक्चुअली द यूट्रस एंड द प्रोबेबल कॉज, क्योंकि पेशेंट सबसे पहले क्या पूछना चाहेगा कि मेरा क्यों है ये प्रोलैप्स, ठीक है, मतलब व्हाई, व्हाट इज इट एंड व्हाई इट हैपेंड। तो number one, it's a pelvic organ prolapse. Number two, it's not malignant. Number three, the quality of life she was having is because of this mass or this prolapse. Number four, it has happened because of so many of the deliveries and estrogen deficiency because of menopause. ठीक है, इस स्टेटमेंट से आप शुरू करो और उसके बाद फिर आप आगे आगे लेके चलो कि आपने करना क्या है। फौरन से आप एनेस्थेटिस्ट को इन्वॉल्व कर लो, करना कुछ है नहीं, वो पैसे ही उसको सेट हो जाएगी, आप एनेस्थेटिस्ट को इन्वॉल्व करके बैठे हुए हो पहली लाइन में, और पता नहीं किस किस को इन्वॉल्व करके बैठे हुए हो। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लेटर ऑन यू कैन इन्वॉल्व, बट पैसरी तो क्लिनिक पे 10 मिनट का काम है। बट अगेन व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पैसरी, उसके लिए फिर जो 1.5 सफ़े की इंफॉर्मेशन है अबाउट द पैसरी, दैट यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि ये है क्या पैसरी, किस चीज से बनी है, उसका साइज क्या होता है, उसके उसकी इंसर्जन किस तरह होती है, उसकी मेजरमेंट ऑफ साइज का क्या किया जाता है, उसका उसकी इमीडिएट साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके लेट साइड इफेक्ट्स क्या है, उसका फॉलोअप क्या है, और उसको चेंज कब करते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन करना तो पूछ लें। मैडम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपकी बातों से मुझे ये पता चला है कि अगर हम पहली लाइन में ये एक्सप्लेन कर दें पेशेंट को कि आई विल काउंसल द पेशेंट दैट शी हैव मेजर 3 प्रॉब्लम्स यूरिनरी ये, और फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए फर्दर ट्रीटमेंट, मतलब पहली लाइन में ये कह दें। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट कि पहली लाइन, देखो द थिंग इज, जस्ट इमेजिन अ पेशेंट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन योर क्लिनिक, राइट। जो काउंसलिंग होती है ना, उसमें हमने क्या बातें बोलनी होती हैं, हमने उसमें वो सब बातें बोलनी होती हैं जो उस पेशेंट की साइकोलॉजी से हमें पता है कि ये सवाल है जिनके जवाब इसको चाहिए। वो हम एक, देखो जितनी प्रिसाइज बात की जाएगी ना क्लिनिक पे, वही प्रिसाइज बात आपने एग्जाम में करनी है, वही आप सेंसिबल ज्यादा लगोगे, वही आपको फोकस्ड रखेगा और आपका टाइम भी बचाएगा, लेकिन वो एट द सेम टाइम सारा कन्वे भी करेगा पेशेंट को। तो वी नो कि व्हेन यू आर टेलिंग अ पेशेंट अबाउट द डिजीज, उसे क्या क्या पता करना होता है। नंबर वन, की डिजीज है क्या, उसको जो सिम्टम्स है वो किस, व्हाट इज द डायग्नोसिस, उसको बड़ी क्लियर वर्ड्स में अपना डायग्नोसिस चाहिए होता है, जो कि बिफोर स्टार्टिंग द मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोसिस बना चुके होते हैं, तभी तो मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। सो नंबर वन इज के क्लैरिटी से डायग्नोसिस बोलो, यू आर हैविंग यूट्राइन और pelvic uterovaginal prolapse, right, which means that the uterus is lying outside vagina, it is a benign. नंबर टू, पेशेंट क्या पूछना चाहता है, क्या ये कैंसर है, क्या ये ऐसी चीज है, बिकॉज वो एक डरा हुआ बैठा होगी ना कि एक मैस इज कमिंग आउटसाइड, सो व्हाट इज इट कैंसर और व्हाट। नंबर टू, नंबर थ्री, ऑल योर सिम्टम्स एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ यू आर हैविंग इज probably बिकॉज ऑफ दिस, राइट। हर चीज हम 100% तो नहीं बोल देंगे ना हर उसमें। सो इट इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ दिस। नंबर फोर, इट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, ठीक है। यही 4-5 बातें पेशेंट पूछना चाहता है। पांचवी, किसी और डायग्नोसिस में या प्रोबेबली ऑब्स के केस में वो क्या पूछना चाहेगा कि क्या मुझे एडमिट होने की जरूरत है या नहीं। सो ये अगर 5-6 चीजें आप इसे एक लाइन में ही बोलोगे, क्लिनिक पे बैठे हो या आप अपने एग्जाम में बैठे हो या आप अपने वार्ड में राउंड कर रहे हो या आप अपने ओपीडी में बैठे हो, ये 5 बातें अगर आप नहीं बोलोगे तो पेशेंट क्वेश्चन करके पूछेगा, राइट। सो पेशेंट क्यों बार बार क्वेश्चन करके पूछे, आपकी स्टेटमेंट इतनी क्लियर होनी चाहिए। सो यू विल टेल यू आर हैविंग दिस डायग्नोसिस, your symptoms are because of this diagnosis, it is not cancer or malignant, it is a treatable condition,
नंबर 4, यू नीड टू बी एडमिटेड और नॉट और वट एवर। ठीक है। सो ये जब अब तक आप काउंसलिंग में बातें नहीं बोलोगे तो वो फिर ठीक बात नहीं होगी। तो इस तरीके से, और फिर आप इन चीजों को आगे से एलैबोरेट करो कि है क्या और क्या नहीं है, और फिर आप उसमें बोलोगे कि इफ यू नीड टू इन्वॉल्व मल्टीडिसिप्लिनरी टीम, या यू नीड टू ट्रीट इमीडिएट symptoms like maybe UTI or her anemia, etc., etc., and then you need to involve the material, and then उसके बाद आप उसका कि you need to discuss the management options के treatment options यही है। ठीक है। मैडम कितनी स्टेजेस ऑफ प्रोलैप्स तक हम पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग बता सकते हैं? 3 months। नहीं नहीं, मींस कि कितनी डिग्री तक? प्रेसिडेंशिया में नहीं रोल है ना इसका, मींस प्रेसिडेंशिया में इस तो नहीं चीज में बता सॉरी सकते। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। प्रोलैप्स विद pelvic floor muscle exercises, you need to नहीं treat मैडम, the prolapse। हाँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर प्रेसिडेंशिया है तो उसमें तो हम पेल्विक फ्लोर का कोई रोल नहीं है ना, पेल्विक फ्लोर यू नीड एक्सरसाइजेस टू का। ट्रीट द प्रेसिडेंशिया। आप जब तक उसको रिड्यूस नहीं करोगे, उसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ठीक ही नहीं होगा। उसका ब्लैडर की नेक जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई हुई है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो सोचो ना, कि जब ब्लैडर की नेक ही अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी तो जब एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस करेगा कफ के साथ। तो जब तक वो ब्लैडर की नेक अपनी जगह पर नहीं जाएगी, विच इज बाय रिड्यूसिंग द प्रोलैप्स, तब तक वो ठीक नहीं होगा। फिर सिर्फ कीगल एक्सरसाइजेस का इसमें रोल ही नहीं है। ठीक है। मैम एक्सक्यूज मैम। अगर ये पेशेंट जी 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 बोले। मैम अगर ये पेशेंट 45 ईयर ओल्ड पे होती और पैरिटी भी उसकी कंप्लीट है, लेकिन पेशेंट जो है वो चाहती है कि मैं कंजर्वेटिव यूट्राइन सर्जरी करवाऊं फॉर मतलब ठीक है। सोशल इश्यूज या मतलब मींस यूट्राइन कंजर्विंग सर्जरीज करवाना चाहती हूँ। ठीक है। कौन कितने ईयर्स की खातून है? तो मैम उसको जस्ट जी मैम एज बता दें। एज 45 मैम। देखो बात मेरी आप सुने, दो तीन चीजें। अभी संभल का भी क्वेश्चन लेने। पेशेंट इज 45, her family is definitely complete, और obviously after 45 what fertility she will be having, तो वो तो बात नहीं है। अगर वो फर्टिलिटी के लिए बचाना चाहती है और बात है। अगर फैमिली इज कंप्लीट, शी इज 45 and she is having this prolapse and she wants to conserve her uterus, तो सबसे पहले तो आप उसको बेस्ट मैनेजमेंट इज डेफिनेटली, अगर वो पैसरी वगैरह उसको सूट नहीं की हुई, पैसरी तो सबसे पहली ऑप्शन है ना। तो अगर पैसरी सूट नहीं की तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर हर। उसकी वजह ये है कि ठीक है, सेक्रो को ये हिस्टेरोपेक्सी और सेक्रोस्पाइनस फिक्सेशन और वो सारी चीजें और ऑल्सो फाइन, बट डेफिनेटली आप पहले उसे बेहतर ऑप्शन दोगे। अगर इवन देन बिकॉज ऑफ द सोशल इश्यूज यू वांट टू कंजर्व और यूट्रस पैसरी उसको सूट नहीं की, तो फिर आप उसको सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी की ऑप्शन दे दोगे। और ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ऑब्वियसली पेशेंट की विश तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन बार बार यही बात, इवन अगर यही पेशेंट, जैसे भी जो डॉक्टर, आई डोंट नो नाम उनका नहीं लिखा आ रहा, क्वेश्चन मैम भी अच्छा डॉक्टर था यास्मीन। जी, डॉक्टर यास्मीन। अगर यही क्वेश्चन हुआ को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे, थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा कि शी इज 35, राइट, हर फैमिली इज कंप्लीट, तो क्या करोगे? मैम She has no issues of उसमें भी conserving हम her uterus. Yasmin, she has no issues of conserving her uterus, but her family is complete and pessary doesn't suit her. Ma'am, फिर still will go मैम for hysteropexy. Ma'am, because there is a chance of premature ovarian failure with hysterectomy at this age. and what if the recurrence occurs? And what if the mesh 6 to 12 complication परसेंटेज occurs? क्या ओवेरियन सीवियर फेलियर का कॉम्प्लिकेशन यंग में इंसिडेंस इतना ज्यादा है वीएच में कि 1% मैम। Ma'am, less than 1% है. कम है ना? तो इंस्टेड Yes, के ma'am. रिकरेंस और मेश की कॉम्प्लिकेशन। सो आपने जहाँ फैमिली कंप्लीट है, शी इज 35, शी इज हैविंग प्रोलैप्स, शी प्राइसरी डजंट सूट हर एंड शी हैज नो कंसर्न्स फॉर कंजर्विंग हर यूट्रस, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज डेफिनेटली बेटर फॉर हर। क्योंकि वो बार बार
उसके लिए सर्जरी बाद में लेटर ऑन कोई चांस ना रहे ना उसका दोबारा से सर्जरी में से, किस लिए हम बचा रहे हैं उसकी यूट्रस, फिर हम क्यों सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी की तरफ जा रहे हैं, या मतलब क्या ये सब। तो उसके अंदर आपका इतना, सो इट इज वेरी मच जस्टिफाइबल। इस क्वेश्चन को और ज्यादा मुश्किल करते हैं। इफ द सेम पेशेंट इज 26, हर फैमिली इज कंप्लीट, शी हैज अ सन एंड अ डॉटर, शी इज हैविंग प्रोलैप्स एंड she doesn't want पैसरी, क्या करोगे? कोई भी मैम कुछ करो। मैम ये सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी में ज्यादा मैम कंफ्यूजिंग हो गया। मैम तो यही तो सारी सेक्रोहिस्टेरोपेक्सी के बातें साथ हैं। तो मैम इस तरह प्रोसीजर्स कर सकते हैं कि हम फर्दर वॉल प्रोलैप्स को प्रिवेंट करें। इस पे बाद में बात करेंगे, पहले मेरे सिनेरियो का जवाब दे। मैम मैम आई हम विल जो है प्रेफर We started with हिस्टेरोपेक्सी। कंजर्विंग 45, और 45 में it was easy, 35 में it was comparatively not that difficult because the family is complete, she is 35, चलो, what if she is 26 or maybe 27, family is complete, मैम she इसमें हम उसको समझा मैम इसमें हम उसको ऑप्शंस देंगे यूट्राइन कंजर्विंग और नॉन यूट्राइन कंजर्विंग और जो उनके पहले प्रोस एंड कॉन्स भी बोलोगे वो बताएंगे। आपकी तरफ से बेहतर ऑप्शन समझी जाएगी एग्जाम में, याद रखना। व्हेन यू आर गिविंग जी ऑप्शंस टू मैम। द पेशेंट्स एंड योर नंबर वन ऑप्शन इज दैट, जो एग्जामिनर को भी समझ आएगा कि, और इवन रियल लाइफ में भी व्हेन यू विल बी सिटिंग इन द क्लिनिक, जब आप पेशेंट को ऑप्शंस दोगे, नंबर वन नंबर टू करके दोगे, नंबर वन सुनने वाले को समझ आती है कि ये नंबर वन वो ऑप्शन है जो इनकी तरफ से बेहतर ऑप्शन है। अब बताओ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्राइन कंजर्विंग सर्जरीज एंड सेकंड पे यूट्राइन नॉन कंजर्विंग बिकॉज पेशेंट हैविंग लॉन्ग टू लिव एंड उसमें सोशल इश्यूज साइकोलॉजिकल इश्यूज ये भी अराइज हो सकते हैं। चाहे मैं ओवरीज रिजर्व कर रही हूँ उसकी, लेकिन यूट्रस रिमूव करने की वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम और रिकरेंस भी ज्यादा है। तो इसमें यूट्राइन कंजर्विंग मेरा फर्स्ट ऑप्शन होगा और यूट्राइन रिमूवल सेकेंड ऑप्शन होगा 26 ठीक है, ईयर ओल्ड पे। ऑलराइट, कोई और? गुड, आप बात अच्छी कर रहे हो तो वो एग्जाम की तरह आंसर करो ना। यू अच्छा चलो, लेकिन अच्छी जस्टिफिकेशन थी जी। सुम्बल ने क्या कहना है? जी मैम थैंक यू। मैम आई हैड अ सुम्बल, क्वेश्चन अबाउट पी3। मैम कि पी3 हम सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स नहीं, तक देख पहले ऑफर मेरे कर सकते क्वेश्चन हैं। का आंसर। सुम्बल, अभी नहीं आपकी बारी, पहले सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर किससे देना है। So Yasmin was right, but what if we say that she is 26, her family is complete, and she has come with the prolapse, and she doesn't want a pessary? So I will give her options. Number one, vaginal hysterectomy. Number two, sacrohysteropexy. Right? और उसकी रीजन मैं ये कहूंगी कि विजाइनल हिस्टेरेक्टमी में लेस मॉर्बिडिटी है, लेस ब्लड लॉस है, लेस कट इंजरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर टू ये कि लेस रिकरेंस है, नो मैश, वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें साथ नुकसान ये बता दूंगी कि मे बी लेटर ऑन सोशल इश्यूज आए, अभी तो जाहिर है सोशल इश्यूज नहीं है तो वो पैसरी को रिफ्यूज कर रही है और शी इज नॉट दैट कंसर्न्ड अबाउट कंजर्विंग हर यूट्रस। तो मे बी उसको आए, बट एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल इश्यूज इससे रिलेटेड बिकॉज ओवरीज भी आर कंजर्विंग, और वो इतनी वो बात नहीं है। बट यस, उसको बता देंगे कि फैमिली इज कंप्लीट, उसके बाद obviously there is no chance of having any further children, or she'll not be having any periods, etc etc. So वो बता के, तो मैंने तो नंबर वन ऑप्शन बता दी और साथ मैंने अपनी जस्टिफिकेशन दे दी। सो दोनों जवाब ठीक है। इट इज हाउ यू जस्टिफाई योर सेल्फ इन एग्जाम एंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। तो आप दोनों को बड़ा इजीली जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है? तो स्टार्ट डॉक्टर कर। मैम अगर वीएच को फर्स्ट जैसे ऑप्शन आप रखें तो भी जस्टिफाई कर सकते हैं। वीएचई को तो मैंने जस्टिफाई किया, मेरी तो पहली ऑप्शन ऐसे पेशेंट में वीएच जी जी होगी। मैम। उसकी वजह यह है ठीक कि वही बात है ना, पेशेंट खुद कह रही है कि शी इज नॉट है। कंसर्न्ड अबाउट कंजर्विंग हर यूट्रस, फैमिली इज कंप्लीट, तो जाहिर है बेहतर वीएच है, ठीक है। क्योंकि वो रिकरेंस से बच जाएगी, उसके मेश की चीजों से बच जाएगी। वो सेक्रो हिस्ट्रोपेक्सी इटसेल्फ इज अ प्रोसीजर व्हिच इज रिलेटेड विद मोर मोrbidity एज कंपेयर टू द वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी। सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी में आप पूरी रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस बना के यूरिटर के बिल्कुल पास पास जाके, फिर व्हाट इफ यूरिटेरिक इंजरी अकर्स इन दैट पेशेंट फॉर एग्जांपल, तो वीएच बेहतर थी या सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी बेहतर थी? मेनी अदर थिंग्स, अल्लाह खैर करे, बट कॉम्प्लिकेशन कहीं भी, बट ऑब्वियसली जिस जिस चीज में ज्यादा इंसिडेंस हो जिस चीज का, सो आप उसको, वीएच हैज गॉट लेस ब्लड लॉस, लेस मॉर्बिडिटी, अर्ली रिकवरी, नो इंसिजन, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी।
अब डॉक्टर अरूपा, मैं सुपर ये क्वेश्चन। कहना चाह रही हूँ कि अब जैसे आपने मेंटली आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड हो कि यस, अ पेशेंट है 26 years ओल्ड और उसको अगर मैं फर्स्ट चॉइस वीएच दे देती हूँ, दैट्स इफ फाइन। फैमिली इज कंप्लीट। हाँ, या तो बाकी एग्जामिनर्स भी इस लेवल पे सोचेंगे? आई मीन हो सकता है कोई ये उनका। दिस इज हाउ यू जस्टिफाई योरसेल्फ। जिस ओके। तरह मैंने जस्टिफाई किया, फैमिली इज कंप्लीट, सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स, मे बी सिम्टम, यस ऑब्वियसली सिम्टोमेटिक, दैट्स व्हाई वी आर ट्रीटिंग। पैसरी फेल्ड, तो आप क्या ऑप्शंस दे रहे हो? लेकिन अगेन जिस तरह यास्मीन ने जस्टिफाई किया, वो भी बिल्कुल ठीक जस्टिफिकेशन थी। तो ओके। ये बात नहीं है कि एग्जामिनर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इट्स नॉट अबाउट पर्सनल एक्सेप्टेंस, इट्स अबाउट योर जस्टिफिकेशन, हाउ यू जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ देम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। मैम जी सुन। मैम हम जो है जब सेकंड डिग्री यूवी प्रोलैप्स होता है तो वी कैन ऑफर पेसरी, लेकिन इफ देयर इज थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स कैन वी ऑफर पेसरी फॉर दैट? हाँ, पैसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कम चांसेस हैं सक्सेस के। और बट मैम वॉल्ट प्रोलैप्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड में कहीं नहीं पेसरी का लिखा रोल, हुआ। वॉल्ट प्रोलैप्स में पेसरी का रोल। हाँ, वो भी है, गाइडलाइन में भी है। यू कैन ट्राई, मैम वी कैन ट्राई एंड इट्स सक्सेसफुल आल्सो एट टाइम्स। मैम। और अगर हमारे पास पेशेंट विद यूवी प्रोलैप्स हो और साथ में उसकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो, तो फिर जब हम अगर उसका कोई प्रोसीजर करते हैं और उसके बाद उसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एग्रेवेट होता है, तो कोई ऐसा प्रिवेंटिव प्रोसीजर है? मतलब मैम बुक में ये लिखा हुआ है कि हम पहले प्रोसीजर से पहले उसको पेसरी रख देते हैं, और अगर दैट इज रिलीव स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, इट मींस दैट विद सर्जरी हर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वुड नॉट बी एक्सेजरेटेड। मैम इस तरह इसका कोई प्रैक्टिकल वो है? देखो, बात यह है कि जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है यूवी प्रोलैप्स में, वो वही बात है कि नेक ऑफ ब्लैडर वाली ही पैथोफिजियोलॉजी वाली बात। इफ यू आर ट्रीटिंग प्रोलैप्स एंड यू आर डूइंग प्रोसीजर अलोंग विद दैट सर्जरी, विद द सर्जरी ऑफ यूवी प्रोलैप्स, आप उसके केली सूचर लगा रहे हो या उसका बर्स्ट कर रहे हो या उसका कुछ भी साथ में कर रहे हो, तो देर इज नो चांस कि उसका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ट्रीट ना हो। राइट? या एग्रेवेट होने का तो सवाल ही पैदा, एग्रेवेट होता है मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस या अर्ज। अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है सर्जिकल प्रोसीजर से एग्रीवेट। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस सर्जिकल प्रोसीजर से ठीक होती है। ठीक है। तो यही तो चीज हमने हिस्ट्री में पहले रूल आउट की। हम क्यों सिस्टोमेट्री करा रहे हैं मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस विद प्रोलैप्स में? बी श्योर के शी इज हैविंग, क्योंकि मिक्स्ड में अगर हम सर्जरी करेंगे अर्ज इनकॉन्टिनेंस बढ़ जाएगी। सो उस चीज को रूल आउट, और पेशेंट को भी पहले से काउंसल करने के लिए हम उस चीज को रूल आउट करते हैं। लेकिन देर इज नो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस एंड शी इज प्योरली हैविंग स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जो डेमोन्स्ट्रेट भी हो गई है या जो पैसरी से प्रूव हो गई है कि ऊपर करके ठीक हो गया, तो फिर तो वो सर्जरी से ठीक ही होगी। देयर इज नो पॉइंट कि वो ठीक ना हो। मैम, जैसे थैंक यंग यू मैम। पेशेंट है 26 year old, और इसमें आपने कहा कि अगर कोई कंजेनाइटल इस तरह से कोई इशू हो जो कॉज हो जिसका कंजेनिटल ठीक प्रोलैप्स है, का, कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू, तो मैडम उसमें यानी कि किस तरह वीएच को करेंगे जस्टिफाई, क्योंकि उसमें फिर प्रोलैप्स जो है वॉल्व प्रोलैप्स उसकी भी तो चांसेस होंगे ना मैम, क्योंकि एग्जैक्टली वो तो वैसे ही उस वीक तरह की होगा। पेशेंट में तो बल्कि ज्यादा है, क्योंकि वो फिर जब वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ देखो, वॉल्ट प्रोलैप्स आफ्टर वीएच इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर पेशेंट। आप किसी भी पेशेंट में स्टेक्टमी कर रहे हो, वो वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ आ जाए, तो आपने तो उसका मसला और ही बढ़ा दिया। सो ये आपने बड़ा ठीक तरीके से जो है डिसीजंस लेने होते हैं पेशेंट के अंदर। गुड सोनिया, आपने और भी अच्छी बात की। मैम फिर इसमें क्या डिसीजन अगर लेंगे अगर कोई इस तरह है तो You need to पेशेंट counsel यंग patient, but again वही पेशेंट? वाली बात, जैस्मीन वाली बात, कि what if she gets some social issues later on, या कभी होता है she is 26, what if 10 साल बाद उसका दिल करे कि she needs to give birth to another child, और वो उसको मतलब वो साइकोलॉजिकली, तो ये सारी चीजें प्रोज एंड कॉन्स आपने मरीज से डिस्कस करनी होती है, और उसे जस्टिफाई करना होता है कि आपका जो डिसीजन है वो किस लिए कैसा है। तो ये नहीं कि आप ये कहो कि मैं हिस्टेक्टमी ही करूंगी। आपने नंबर 1 पे वो रखे, नंबर 2 पे आपने यूट्राइन कंजर्विंग प्रोसीजर्स भी रखे हैं। ठीक है। बाकी मैम बाकी पेशेंट मैम की, हम जो भी ऑप्शन दें, हम जो भी ऑप्शन दें मस्ट हमने उसे जस्टिफाई करना होता है ना। ऐसे आपने ही जैसे जो अभी भी। हम्म। जैसे आपने अभी 26 ईयर पे वीएच की है एंड यू जस्टिफाइड दैट, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली। यही 26 ईयर पे सैक्रोस्टेरोपैक्सी का ऑप्शन दूं, तो आई हैव टू जस्टिफाई कि आई डोंट कैन वांट द वेरी वर्ल्ड इजीली जस्टिफाई। यस, जैसे यास्मीन ने जस्टिफाई किया था, बड़ा अच्छी जस्टिफिकेशन दी थी। सो यू कैन जस्टिफाई इट इन एनी वे कि आप उस तरह करो या किस तरह करो। ठीक है ना? बाकी तो जो सिनेरियोज हैं दे आर वेरी इजी। पैरा 1 हु वांट्स टू कंजर्व द यूट्रस, यंग पेशेंट, तो डेफिनेटली उसके अंदर पैसरी के बाद
आप सेक्रोहिस्ट्रोपेक्सी है, स्लिंग प्रोसीजर्स हैं, तो वो आप कर सकते हो। लैप्रोस्कोपिक वर्सेस ओपन है, वो आप फिर उस सारी चीजों को जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है, और कुछ, और कोई सिनेरियो से रिलेटेड? मैम फिर इसमें मेरे, बस मुझे ये सॉरी एक मेलिग्नेंट। सेकेंड सर, बस अभी एक सेकेंड। इसके साथ आपका यूवी प्रोलैप्स के साथ ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है, तो उसके अंदर क्या करोगे? या फिर हो सकता है कि किसी पेशेंट में आपको, तो उसमें करोगे क्या आप लोग? मैम यूवी इसमें प्रोलैप्स, सीए ओवरी का जो है प्री ऑपरेटिव वर्कअप जो जैसे हम करते हैं ओवेरियन दो सिस्ट चीजें, में, वो पहले हम करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड यास्मीन। बिल्कुल, सबसे पहले तो रूल आउट करोगे ना कि इट्स मेलिग्नेंट और नॉट मेलिग्नेंट। इफ इट इज नॉट मेलिग्नेंट फिर तो वीएच के साथ ही बीएसओ हो सकती है, बट इफ इट इज मेलिग्नेंट तो फिर सारी चीजें एब्डोमिनली ट्रांसफर हो जाएंगी, फिर वो स्टेजिंग में चली जाएगी चीज। कई दफा होता है यूवी प्रोलैप्स विद एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यूवी प्रोलैप्स विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, तो वो फिर उसके अंदर पहले आपकी बायोप्सी आएगी, फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूवी, बायोप्सी प्लस पैसरी आ जाएगी, फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोलैप्स वर्सेस हाइपरप्लेजिया, या वो सब कुछ आ जाएगा। मैम इस पेशेंट में अल्सर तो मोस्ट लाइकली ड्यू टू प्रोलैप्स है, लेकिन अगर हमें सस्पिशियस लग रहा है हाँ, तो हम पहले डिक्यूबिटस है ना। बायोप्सी लेंगे। जी जी मैम। हाँ, अगर वो आपको मेलिग्नेंट अल्सर लग रहा है तो फिर आप उसकी बायोप्सी, देखने में ही अगर डिक्यूबिटस लग रहा है शॉर्ट मेलिग्नेंट, फिर तो आप उसको पैसरी रखो या पैकिंग करो। पैकिंग और पैसरी का एक ही मकसद होता है कि रिड्यूस कर दें। डिक्यूबिटस अल्सर इज नॉट ट्रीटेड बिकॉज उसके ऊपर हम ग्लिसरीन से या पैक रख रहे हैं तो वो ठीक होता है। इट इज ट्रीटेड बिकॉज उसको, प्रोलैप्स को हम रिड्यूस कर देते हैं और ब्लड सप्लाई सारे पेल्विक ऑर्गन्स की ठीक हो जाती है, उस वजह से डिक्यूबिटस अल्सर इज, सो डिक्यूबिटस अल्सर की ट्रीटमेंट है रिडक्शन ऑफ द प्रोलैप्स आइदर बाय द पैसरी और द पैकिंग। सो लेकिन अगर वो मेलिग्नेंट है फिर तो उसकी ट्रीटमेंट और हो जाएगी। जी शांदाना, लास्ट टू क्वेश्चंस फिर खत्म हो जी जाएगी क्लास। मैम, सिर्फ ऐड करना था कि इसमें अगर पेशेंट को मिक्स सिम्टम्स हो और यूरोडायनेमिक्स पे भी अगर वो कंफर्म हो जाए ना, तो फिर हम सर्जरी से पहले फिर उनके सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं एंटी यस, गुड, मस्करिनिक देके, थैंक क्योंकि यू, फिर वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर सर्जरी से पहले ना ट्रीट हो। वेरी गुड। तो ये फिर एक डायरेक्ट बैद है। सर्जरी की तो वो एग्रेवेट हो जाएंगे, सो पहले और मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। गुड और शांदाना, मैम थैंक। एक ये है कि बस एक काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करता तो सर्जरी के बाद वो फिर से वही सिम्टम्स के साथ आ जाएगा। तो काउंसलिंग इज वेरी मस्ट। वेरी गुड, थैंक यू। वेट लॉस और क्रॉनिक कफ है वो ठीक करो, वेट वो हैवी वेट लिफ्टिंग मना करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ठीक है, मैडम और वीएच में हम ट्यूब्स और ओवरीज रिमूव कर सकते हैं ना, मींस वीएच में ट्यूब्स एंड ओवरी। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी ने और भी क्वेश्चन किया हुआ था कि नॉन प्रोलैप्स यूट्रस में वीएच होती है या नहीं, तो बिल्कुल हो सकती है, स्पेशली अगर वो मल्टीपैरस पेशेंट है, नॉर्मल डिलीवरीज वाली। इट्स अबाउट, थोड़ा सा ये स्किल्स की बात होती है, लेकिन यस यू कैन डू वीएच इन नॉन प्रोलैप्स यूट्रस एंड यू कैन रिमूव बोथ ट्यूब्स एंड ओवरीज ड्यूरिंग वीएच आल्सो। और ठीक है, सो गुड। आई थिंक तो कुछ कवर हो गया है, हो गए हैं सारे सिनेरियोस। बाकी जितनी बातें हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, एनाटमी, डिटेल्स, कॉन्सेप्ट, उसके मेरे जो चैनल है यूट्यूब वाला, उसके ऊपर सारे काफी वीडियोस हैं इसकी यूवी प्रोलैप्स से रिलेटेड, मेरे लेक्चर्स की, तो उसमें कवर्ड है। लेकिन मुझे ये था कि डिफरेंट सिनेरियोस भी हम कवर कर लें। ठीक है, चल, थैंक यू।